नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बड़े एक शानदार टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए तो आपको पूरे मार्केट में, पूरे इंटरनेट में हर जगह कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन ये जो बिहार वाला सेगमेंट है ना, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, इसके लिए आपको आदित्य सर के इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताने वाला हूं। ये सारे पहलुओं को, जो चीज मैं आपको बताऊंगा, इसका अगर आपने 50% भी कंटिन्यू कर लिया, एग्जाम तक लेके गए, मोहे मोहे हो जाएगा आपके आंसर में और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं हमारे भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या प्रभाव पड़ा इसके ऊपर। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, आप सबको पता है, जिसके तहत इलेक्शंस की बात कही गई थी और 1937 में इलेक्शंस भी हुए थे। कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, जिसमें बिहार भी हमारा इंक्लूडेड था। इसी बीच 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड के ऊपर अटैक करता है और इस प्रकार से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। और इसके 2 दिन पश्चात, यानी कि हम कह सकते हैं 3 सितंबर 1939 को, ब्रिटेन जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है। यहां तक तो चीजें सही होती है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी देश किसी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन ने बिना भारतीयों के अनुमति से, बिना भारत सरकार में जो सरकार थी उनके अनुमति से, ब्रिटेन ने बोला कि भारत हमारे साथ इस जंग में है। तो हमें आपने चुनवाया, हमें इलेक्शन करवाया, हम आए, आप हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, तो हमारे चुनने का क्या मतलब है? तो इस्तीफा तो देना बनता है, इस्तीफा तो देना बनता है। तो हमने भी वही किया, हमने इस्तीफा दे दिया। और लगभग 28 महीने की सरकार चलाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1939 में सारे जितने हैं उससे रिजाइन कर दिया और इसके बाद शुरुआत हो जाती है 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको हम अन्य किसी और वीडियो में बताएंगे। और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ये रूप लेता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन क्यों? तो इसके पीछे के लॉजिक के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए कि इस दौर में आखिर चल क्या रहा था। तो दोस्तों, हो क्या ये रहा था, समझिएगा ध्यान से, कि आपको इसके लिए उस समय के वर्ल्ड का सिनारियो समझना होगा। अब क्या था उस समय के वर्ल्ड का सिनारियो? तो उस समय के वर्ल्ड का थोड़ा रफ मैप ही बना रहा हूं, तो थोड़ा सा जज मत कीजिएगा हमको मैप के बनाने के, उस पर एक रफ मैप ही आपके समक्ष बनाए हैं। तो उस समय का वर्ल्ड का सिनेरियो ये चल रहा था कि जापान उस समय, समझिए कि पूरा क्राम मचाया हुआ था पूरा एशिया में। पूरी दुनिया 2 गुटों में बटी थी। एक थे हमारे एलाइज शक्ति, जिसको मित्र शक्ति कहते हैं, और दूसरा था हमारा एक्सिस शक्ति, जिसको ध्रुव पावर कहते हैं। एलाइज शक्ति में था यूके, यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, सोवियत संघ, चाइना। और एक्सिस पावर में था जापान, ठीक है, हीरो मोहितो को लीड करने वाला जापान, जो उसको लीड कर रहे थे। हिटलर द्वारा लीड जर्मनी और मुसोलिनी द्वारा लीड इटली। इधर जर्मनी और इधर आपके फ्रांस, जर्मनी जो है इधर फ्रांस सब पे क्राम मतलब सबकी बुरी खस्ती हालत कर दिया था। फ्रांस पे लगभग पूरा कब्जा कर लिया था। इटली लगभग पूरा एकदम समझिए कि पूरा मदद किया हुआ था, मतलब पूरे बैकफुट पे था एलाइज पावर। वो आगे क्या हुआ इस पे वर्ल्ड वॉर 2 पे कभी हम वीडियो बनाएंगे तो उस पर बताएंगे आपको। और इधर एक्सिस पावर ने, जापान ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना पे कब्जा करते हुए अब वो भारत की तरफ बढ़ चला था। और जापान हमारे भारत पे हमला इसलिए करता क्योंकि हमारे भारत से उनको कोई दुश्मनी नहीं थी। भारत पे हमला करने का एक और एकमात्र वजह था कि हमारे ऊपर ब्रिटेन हुकूमत थी। तो ब्रिटेन हुकूमत भारत में होना, यह जापान को खुला निमंत्रण था भारत के ऊपर हमला करने का। और जापानी सेना उस समय में समझिए कि, मतलब समझिए कि एकदम कहर का दूसरा नाम था जापानी सेना। तो इसी सबको मने रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि भाई 1942 में, आपको बताते चले कि 1942 में, तिथि दिमाग में रखिएगा ये डेट, कि 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की बैठक होती है। और 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट बॉम्बे के ग्वादर पोर्ट टैंक के पास हुआ जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू इसकी प्रस्ताव करते हैं और वल्लभ भाई पटेल द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। और गांधी जी अंतिम संघर्ष के रूप में इसको बोलते हैं, या तो करो या तो मरो, करो या मरो, डू और डाई का नारा दे देते हैं।
तो ये था बैकग्राउंड क्विट इंडिया मूवमेंट का, जिसको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। असली मजा तो यहां से आने वाला है, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों क्या है, तो 21 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद ऑलरेडी जो है 31 जुलाई 1942 को ये अपने कांग्रेस के वर्कर्स को ये बोल दिए थे कि भैया गेट रेडी फॉर द संघर्ष, हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हो चुके थे राजेंद्र प्रसाद उस समय तक। और जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, उसके बाद सबकी जितने टॉप क्लास लीडर्स उन सबकी गिरफ्तारी हुई, और 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद और 10 अगस्त को श्रीकृष्ण सिंह दोनों की गिरफ्तारी, जो कि बिहार के टॉप लीडर्स थे, इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इनको बांकीपुर जेल में रख दिया गया। 10 अगस्त को दानापुर में एक घटना होती है कि सीताराम केसरी और हरेराम कृष्ण सिंह द्वारा एक जुलूस निकाला जाता है। चरखा समिति, जो कि महिलाओं द्वारा लीड की जाती है, राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी, यह कदम कुआं में सभा का आयोजन करती है। इस प्रकार से बिहार में आंदोलन शुरुआती चरण में एक अपना रूप ले लेता है। लेकिन असली जो एक समझिए उग्र कब होता है, तो 10 अगस्त को गांधी मैदान की बात है, जो पटना में स्थित है। सचिवालय भवन पे झंडा फहराने के लिए जो छात्र हैं वो सोचते कि हम रैली करेंगे, और ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना होने वाली थी। 11 अगस्त 1942 को स्टूडेंट जो छात्र हैं वो मार्च करते हैं पटना सचिवालय पे झंडा फहराने के लिए, और उस समय में पटना के कमिश्नर थे WC आर्चर। इन्होंने क्या किया कि छात्रों के ऊपर गोली चला दी, जिसमें छात्र शहीद हो गए। पूरा बिहार बंद कर दिया गया, और इस कायरतापूर्ण व्यवहार जो अंग्रेजों ने किया था, इससे पूरा बिहार स्तब्ध हो गया और पूरा बिहार बंद का ऐलान हुआ। और यहां से आंदोलन ने जो रफ्तार पकड़ी ना, अभी आपको दिखाएंगे पूरे बिहार में हर एक कोना, हर एक जगह पे पूरा समझिए कि एकदम अंग भारत छोड़ो आंदोलन की मतलब समझिए कि जड़ें पहुंच चुकी थी, और पूरा बिहार बंद हुआ, जिसको लीड किया था जगत नारायण लाल ने। 12 अगस्त को पूरा बिहार बंद, महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि उस समय के बिहार के प्रोविजनल कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनकी गिरफ्तारी होती है। देन उसके बाद 13 अगस्त को देख रहे एकदम सीक्वेंस बता रहे, 13 अगस्त को जगन्नाथ मिश्र, कैलाश राम ये शहीद होते हैं अंग्रेजों से। इधर कटिहार थाने पे ध्रुव कुंदन, जो कि मात्र 13 वर्ष का एक बच्चा था, वह झंडा फहराने जाता है और अंग्रेज उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी मार देते हैं। और उसी के नाम पे कटिहार में एक ध्रुव दल का नेतृत्व भी होता है, ध्रुव दल को बनाया भी जाता है। इधर हजारीबाग में सरस्वती देवी को अरेस्ट किया जाता है, उनको भागलपुर जेल ले जाया जाता है। और देखिए क्या हिम्मत हमारे अंदर आ चुकी थी कि हम लोगों ने उनको नाथनगर से छुड़वा लिया। हम आंदोलनकारियों ने मिलकर के उनको नथनगर से छुड़वा लिया। मुंगेर में आजाद हिंदुस्तान नाम का पत्रिका हम लोगों ने चलाया, जिसमें एकदम भर भर के भारत छोड़ो आंदोलन क्यों जरूरी है, एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी। वहीं 26 अगस्त को मुंगेर न्यूज नाम का एक अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित किया गया, जो भारत सरकार की उपलब्धियों को बता रहा था। यानी कि ध्यान रखना है, आजाद हिंदुस्तान मुंगेर में किसके द्वारा, हमारे द्वारा, राष्ट्रवादियों के द्वारा। और 26 अगस्त को इसके अपोज में मुंगेर न्यूज किसके द्वारा, तब अंग्रेजों के द्वारा, याद रखिएगा। और 14 अगस्त को मधुबनी में सरकारी इमारत झंडा फहराने गए, जिसमें शहीद हो गए अशफाकुल्ला खां, नथनू शाह। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, अकलू शाह और नथनू शाह। इसके अलावा 15 अगस्त 1942 को चैनपुर गांव, जो कि सीतामढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना, आप लोग जानते भी होंगे इस शख्स को, जुब्बा सहनी उस थाने पे हमला करने जा रहे थे और हमला किया भी, और मीनापुर थाने पे हमला किया। हालांकि कुछ दिन के बाद उनको मुजफ्फरपुर में फांसी की सजा सुनाई गई, और आज वहीं पे मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी पार्क है, वही जुब्बा सहनी पार्क, समझ ही गए होंगे। खैर 16 अगस्त 1942 को बक्सर के डुमराव में शहीद कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा ये शहीद होते हैं। इधर सिवान के महाराजागंज में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव तैयार थे और निकल पड़ते हैं महाराजागंज के थाने पे झंडा फहराने के लिए। अंग्रेजों की गोलियां लगती है, लेकिन झंडा नहीं गिरने देते। उनके हाथ से उनकी धर्मपत्नी झंडा लेती है, जिनका नाम था तारा रानी, और ये तारा रानी जाकर के झंडा को फहराती है, और इसी बीच फूलेना प्रसाद भी शहीद हो जाते हैं। हालांकि तारा रानी इस वाक्या को एक पुस्तक जिसका नाम है उनकी यादें, उसमें मेंशन करती है और बताती है कि किस प्रकार का माहौल रहा होगा। मेरे देखिए रोंगटे खड़े हो गए इसको पढ़ाते हुए, समझाते हुए। तो आप सोचिए, आप लोग इमेजिन कीजिए, तो आपको लगेगा कि यार क्या रहा होगा उस समय में दौर। इधर 27 अगस्त को पूर्णिया में हम लोग अगर बात करते हैं, योगेंद्र नारायण और परमेश्वर दास शहीद हो जाते हैं। कटिहार में रामधार शाह, कलानंद मंडल, 29 अगस्त को सहरसा में कालेश्वर मंडल, ये सब शहीद हो जाते हैं। और इधर जयप्रकाश नारायण एक नई आवाज, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विचार के साथ तैयार होते हैं। इधर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में थे, 17 फीट की ऊंची दीवार, और जयप्रकाश नारायण के दोस्त परम मित्र, जिनका नाम था राम वृक्ष बेनीपुरी, बाहरी मदद से
8 नवंबर 1942 को, याद रखिएगा 8 नवंबर 1942 को बाहरी मदद से दिवाली के दिन, यह क्वेश्चन पूछा गया है, दिवाली के दिन जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र, इन सब को बाहरी मदद, राम प्रकाश बेनीपुर की मदद से वो जेल से 17 फीट की ऊंची दीवार भी बौनी पड़ गई इन क्रांतिकारियों के सामने और जेल से फरार होते हैं। उसके बाद गया जाते हैं, राजगीर जाते हैं, बनारस के रास्ते नेपाल में बकरी का टापू पहुंचते हैं, जहां पे आजाद दस्ता का गठन करते हैं। आजाद दस्ता का मुख्य काम गुरिल्ला वारफेयर यानी कि छापामार युद्ध और अंग्रेजों की जितनी कार्य प्रणाली है उसमें विध्य यानी कि जो हम कह सकते हैं विघ्न बाधा पैदा करना इनका है। इधर सियाराम दल, यह भी इंपॉर्टेंट है, भागलपुर के तिलकपुर निवासी सियाराम सिंह ने यह भी सियाराम दल की स्थापना की, यह भी छापामार युद्ध के लिए जाना जाता था। इसमें नित्यानंद सिंह जो कि हम कह सकते हैं कि आर्मी से रिटायर्ड थे, इसके अलावा बिंदेश्वरी सिंह जो कि निशानेबाज थे और पार्थ साथी जो है, इन 3 जो है प्रमुख थे और सियाराम दल ने भी बहुत कुछ किया यहां पे। तो ये था दोस्तों बिहार के कॉन्टेक्स्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट का एक प्रारूप। तो मैं काफी शॉर्ट में कोशिश किया हूं आपको समझाने का, ताकि आप कम समय में बहुत सारे कंटेंट को आप रिवाइज कर सकें। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये स्कैन कीजिए, इसको यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या दूसरे फोन से स्कैन कीजिए, या कि दूसरे फोन में खोल करके इसको स्कैन कीजिए और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहां से आपको मिल जाएगा क्लास का पीडीएफ। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे मेंस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहता है तो उन्नति हमारा मेंस प्रोग्राम है, इसके लिए आपको स्टडी IQ के ऐप पे जाना होगा, स्टडी IQ के वेबसाइट पर जाना होगा और कुंभ कोड का इस्तेमाल करके आप 4,499 रुपए में इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को जबरदस्त एक दशा और दिशा दे सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करूंगा यह सेशन आपको अच्छा लगा हो। मैं रेगुलर सुबह 10 बजे लाइव पढ़ाता हूं, तो जरूर सुबह 10 बजे वाली लाइव क्लास में आप सब लोग आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।